हेलो फ्रेंड्स, मेरी तो जहान हो मेरे चैनल पीएससी विद ऋतु में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक बिल्कुल नया टॉपिक है। पवन मतलब वाइंड मतलब ब्रीज, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो टॉपिक थोड़ा नया है। टॉपिक को पूरा समझने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वीडियो को आप स्किप करके चले जाएंगे तो टॉपिक आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो हमारा टॉपिक है आज पवन। पवन क्या होती है, किस तरीके से चलती है ना, और क्या क्या कौन कौन से डायरेक्शन में चलती है, और वो डायरेक्शन जो चेंज होती है, दिशाएं जो चेंज होती है, तो उसको वो चेंज करने के लिए कौन कौन से कारक या कौन कौन से बल प्रभावी होते हैं, तो ये सब हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पवन पवन क्या होता है, मतलब वाइंड हवा। जब हवा एक जगह से दूसरी जगह चल रही है तो उसको पवन कहते हैं, जो हमको फील होती है। मैं बार बार जो बोलती हूँ ना, जो हवा हमको फील होती है। तो मैंने इसके पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि कन्वेक्शन करंट क्या होता है ना, संवहनी धाराएं, तो वो भी एक हवा ही है। जो हवा होती है वो दो डायरेक्शन में चलती है। हमारा जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, और उसमें जो हवा चलती है वो दो तरीके से चलती है। मतलब एक दो डायरेक्शन में चलती है। एक वो हॉरिजॉन्टली चलती है और एक वर्टिकली चलती है। हॉरिजॉन्टली मतलब क्षैतिज, मतलब दाएं से बाएं या बाएं से दाएं चलती है। और वर्टिकली इन्वर्टेड में मतलब कि या नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे जा रही है। जो ऊपर से नीचे जा रही है उसको संवहनी धाराएं बोलते हैं, है ना, कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। और जो दाएं से बाएं जा रही है या बाएं से दाएं जा रही है, मतलब जो क्षैतिज रूप से बह रही है हवा, मतलब जो धरातल पे हॉरिजॉन्टली जा रही है, तो वो हवा क्या कहलाती है? वो हवा कहलाती है पवन कहलाती है। जो हमको फील होती है ना, अगर हम बाहर खड़े हैं, पेड़ पौधों के पास खड़े हैं, है ना, तो हमको ऐसा लगता है कभी कभी जब जब पेड़ पौधे हिल रहे होते हैं तो हमको लगता है कि यार हवा ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। तो जो हमें महसूस होती है हवा, वो हवा हॉरिजॉन्टली चलती है। तो अब एक जगह से दूसरी जगह तो हवा जा रही है, उसको हम हवा कह देते हैं। लेकिन इसका डेफिनेशन क्या है कि जब हवा या जब वायु एक जगह से दूसरी जगह धरातल पर क्षैतिज, उसका क्षैतिज संचलन होता है। संचलन मतलब मूवमेंट। तो जब एक जगह से दूसरी जगह जा रही है और जब उनके वायु दाब में क्षैतिज विषमताएं हों, तो वायु दाब क्या होता है? वायु दाब मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। वायु दाब के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। वायु दाब करके टाइटल करके एक टॉप वीडियो है। अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है और किस तरीके से लगता है, इस सबको पूरा समझना है, तो आप उस वाले वीडियो पे जाके क्लिक करके देखिए, या फिर इस वाले वीडियो में उसका मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके उसको देख लीजिए कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल होता है जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो हवा फैली हुई है, वो वायुमंडल होता है। और उस हवा के कारण पृथ्वी पर, धरातल पर, किसी भी जगह पर जो दाब पड़ता है वो वायुमंडलीय दाब होता है। तो ये धरातल पर कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। तो ये जो ज़्यादा और कम होता है, जो वेरिएशन होता है ना, उसी को विषमता बोलते हैं, इसी को डिफरेंस बोलते हैं, है ना। कि जब हवा के धरातल पर वायु दाब के विषमताओं के कारण क्षैतिज रूप से जब चलती है ना, क्षैतिज विषमताओं के कारण जब वो चलती है धरातल पर, जब क्षैतिज विषमताएं होती है वायुमंडलीय दाब में, तो हवा चलती है। अब मैंने आपको बताया था कि मान लो एग्जाम्पल के लिए नहीं, मतलब धरातल पर सबसे ज़्यादा समुद्र तल पर वायुदाब होता है। और समुद्र तल पर ये वायुदाब होता है वो ये 1013.25 मिली बार होता है ना, ये मैंने बताया था। तो अब ये भी हर जगह, मतलब बहुत सारी चीज़ों में ये डिपेंड करता है, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। तो मान लो धरातल पे ये यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, है ना, और यहाँ पर अगर यहाँ पर वायुदाब एक ही जैसा है, मान लो यहाँ पर है ना, ये थोड़ा यहाँ से ऊंचा है और 900 कुछ मिलीबार यहाँ पर, और यहाँ भी 900 मिलीबार वायुदाब है, तो मतलब एक ही जैसा दाब है। तो ये दो जो जगह है उनको शो करने के लिए एक लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, इसको बोलते हैं समदाब रेखा। आइसोबार इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं संभार रेखा, मतलब यह संभार रेखा मतलब जो समान वायुदाब को शो करने वाली एक इमेजिनरी लाइन होती है, आइसोबार ये होती है। तो अब ये तो हो गया कि आइसोबार हो गई। पर जब ये इनमें क्षैतिज विषमताएं हुई, मतलब यहाँ पर है ना, यहाँ पर 900 मिलीबार का है वायुदाब है, लेकिन यहाँ पर है ना
ये 200 मिलीबार की मिलीबार यहाँ पर वायु दाब है। तो अब यहाँ पे विषमताएं, अब ये क्षैतिज विषमताएं हैं तो ये आइसोबार तो नहीं बनेगा, यहाँ पर आइसोबार लाइन नहीं शो करेगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ज़्यादा वायु दाब है और यहाँ कम वायु दाब है। तो क्या होता है, जहाँ ज़्यादा वायु दाब होता है वहाँ से पवनें चलना शुरू हो जाती है उस साइड जहाँ पर कम वायु दाब होता है। तो मतलब यहाँ से पवनें चलना, हवा चलना शुरू हो जाएगी और यहाँ आएगी, है ना। तो इसको बोलते हैं, ये जो हवा चल रही है ना, इसको ही पवन बोलते हैं। पवन और हवा में ये डिफरेंस है। हवा मतलब हवा जो चल रही है, लेकिन हम जब इसकी डेफिनेशन देंगे तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि पवन वो होती है जो एक जगह धरातल पर एक जगह से दूसरी जगह तो जाती है, लेकिन वायु दाब के क्षैतिज विषमताओं के कारण, मतलब हॉरिजॉन्टली डिफरेंसेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वाइन मतलब होता है ब्रीज, मतलब ब्रीज वाइन एक चीज़ है। ये चलती हैं जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हॉरिजॉन्टली डिफरेंसेस आते हैं, है ना। मतलब वायु दाब में विषमताएं होती है, क्षैतिज विषमताएं होती है। एक जगह कम वायु दाब है, एक जगह ज़्यादा वायु दाब है, और हमेशा जहाँ पर ज़्यादा वायु दाब है वहाँ से कम वाले वायु दाब की ओर हवा चलती है, हमेशा ऐसा होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर में भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो एनर्जी ट्रांसफ़र कब होती है, जब उसी कंडीशन में होती है जब एक जगह पर ज़्यादा टेम्परेचर है और एक जगह कम टेम्परेचर है। तो हमेशा ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर वाली जगह पर ट्रांसफ़र होती है, एनर्जी होती है। तो उसी तरीके से वायु दाब में भी पवनें तभी चलेंगी जब ज़्यादा वायु दाब से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर जो हवा चल रही है, तो वही पवन होती है। और हमेशा ऐसा होता है कि ज़्यादा वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर ही हवा चलती है, उसी तरफ जाती, उल्टा कभी नहीं होगा, है ना। ये रिवर्स डायरेक्शन में कभी नहीं होगा कि यहाँ जहाँ पर कम वायु दाब क्षेत्र है वहाँ से पवनें चलना शुरू हो जाए यहाँ पर, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा ऐसा होता है कि जहाँ ज़्यादा वायु दाब है, जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है, वहाँ से ये जाएगा उस डायरेक्शन में जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है, हमेशा उसी डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में ये हवा चलती है। अगर ये मान लो ये यहाँ पर है और यहाँ पर कम, इससे ये वाला ये 200 मिलीबार का यहाँ पर है, तो ये हवा यहाँ चलेगी और यहाँ भी चलेगी। तो दो डायरेक्शन में हवा चलेगी, इधर भी चलेगी क्योंकि इधर भी कम वायु दाब है, यहाँ पर भी कम वायु दाब है। हाँ, तो पवनें क्या होती हैं, पवनें होती हैं, पवन हमेशा एक जगह से दूसरी जगह चलने वाली हवा होती है जो धरातल पर क्षैतिज विषमताओं के कारण चलती हैं, है ना। क्षैतिज विषमताएं मतलब एक जगह हाई प्रेशर है, एक जगह लो प्रेशर है। तो हाई प्रेशर वाली जगह से लो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली जगह पर पवनें चलेंगी, उसी को हम वाइन कहते हैं। तो अब ये मतलब इसके चलने के बहुत सारे हमको फायदे भी होते हैं। हाँ, तो मैंने बताया आपको कि जो पवनें हैं वो दो डायरेक्शन में चलती है, हॉरिजॉन्टली चलती है और वर्टिकली चलती है। तो जो वर्टिकली चलती है, ऊपर से नीचे चलती है, जैसे मैंने बताया था आपको कि है ना, जब भूमध्य रेखा पर तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है और तापमान ज़्यादा होने से वहाँ की वायु गर्म हो जाती है और गर्म होकर हल्की होती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। तो जब ये ऊपर उठना होता है वो क्या हो जाता है, कन्वेक्शन करण होता है, और जो जगह खाली हो जाती है उसको लेने के लिए ऊपर से ठंडी हवा आती है, फिर वो गर्म होती है और फिर ऊपर चली जाती है। तो ये इस तरीके से ये चलती रहती है, इस डायरेक्शन में ये चलती रहती है, गर्म हवा ऊपर चलती रहती है। तो ये हो जाता है कन्वेक्शन करंट हो जाता है, संवहनीय धाराएं बन जाती हैं। और ये जो संवहनीय धाराएं हैं ये भी हवा ही है, मगर ये वर्टिकली डायरेक्शन में चलती है। मतलब ये भी हवा का ही एक रूप है, पवन का ही एक रूप है, लेकिन इसको हम पवन नहीं कहते हैं क्योंकि पवन का मतलब ही है जो हॉरिजॉन्टली चले, और जो वर्टिकली चलती है उसके लिए नाम है संवहनी धाराएं, कन्वेक्शन करंट। वो करंट होती हैं, है ना, वो धाराएं होती हैं जो ऊपर से नीचे चलती हैं या नीचे से ऊपर चलती हैं। और ये क्या करती हैं, इनका ये कई बार जो हमारे जो क्षोभ मंडल में या नीचे धरातल से लगी जो वायु होती है वहाँ पर कई बार कुछ हवाएं होती हैं, कुछ जहरीली गैस होती है या कुछ होती है, तो उसको ये ऊपर ले जाती हैं, है ना, या कुछ भी चीज़ होगा, धुआं होगा, तो इसको ये ऊपर की तरफ ले जाती है। हाँ, तो ऊपर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो नीचे है ना, तो ये ऊपर तक कैसे जाता है, ये ऊपर कन्वेक्शन करंट के थ्रू ही जाता है। ये नीचे से ले जाती हैं, जितनी भी गंदगी है ऊपर ले जाते हैं और वहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं। तो अब ये हो गया। अब फिर हॉरिजॉन्टली चलती है हवा, तो इनके फ़ायदे क्या क्या हैं। इनके फ़ायदे ये हैं कि हम इनसे वर्षा होती है,
जो हॉरिजॉन्टली हवा होती है उनसे ही वर्षा होती है। क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह या एक अक्षांश से दूसरी अक्षांश जब हवा चलती है तो जब वो गर्म अक्षांश से ठंडे अक्षांश में जाती है तो वो मतलब है ना जलवाष्प को भी ले जाती है ना। तो जलवाष्प में क्या होते हैं, जलवाष्प में पानी होता है, मतलब पानी को जलवाष्प के रूप में वो लेकर जाती है एक जगह से दूसरी जगह, वो बादल के रूप में बन जाते हैं, जलवाष्प इकट्ठा होकर बादल के रूप में बन जाते हैं। और हवा ही होती है ना बादल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है ना, और कहीं पर ले जाके बरसात करवाती है। कई बार अपन ने देखा है ना, लगान एक मूवी है जिसमें एक गाना है, काले मेघा पानी तो बरसाओ। तो हवा अगर बादल को ले जाएगी दूसरी जगह तो उस जगह पानी नहीं होगा, है ना। तो बरसात के होने में हवा का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, हवा को ले जाती है। फिर एनर्जी ट्रांसफ़र भी होती है। उष्ण जो क्षेत्र है वहाँ से जो ध्रुवीय क्षेत्र है, मतलब भूमध्य रेखा प्राइम मेरिडियन पे जो एरिया है जहाँ गर्म होता है, जहाँ पे ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ से एनर्जी को ले जाते हैं, तापमान को ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, वो ध्रुवीय क्षेत्र में ले जाते हैं या फिर ठंडे अक्षांशों पे ले जाते हैं, है ना। 60 से 65 ये ठंडे अक्षांश होते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है और वहाँ पर थोड़ी सी गर्मी आ जाती है। तो एनर्जी ट्रांसफ़र सबसे पहले क्या है कि जो हमारी वर्षा है उसमें ये सहायक होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, मतलब ये वायुमंडल परिसंचरण जो होता है ना, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का मतलब होता है कि हवा एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। सर्कुलेशन मतलब घूमना, सर्कुलेट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन मतलब वायुदाब परिसंचरण उसको हिंदी में बोलते हैं। तो वायुदाब परिसंचरण मतलब वायु एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो वर्षा के लिए भी लाभदायक होती है हवा। जो बाष्प होती हैं, पानी जो बाष्प में बनकर जाता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। मतलब समुद्र से, जैसे हमारे इंडिया में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, सबसे पहले मानसून केरल में आता है। तो केरल से आने के बाद ये बिल्कुल ऊपर उत्तराखंड तक पहुँच जाता है। तो कैसे जाता है, ये जाता है हवा के द्वारा जाता है ना। बादलों को खींच कर ले जाती है हवा, दूसरी जगह ले जाती है। तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, बरसात के लिए हवा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा हो गया एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब कि जो भी ऊर्जा होती है, मतलब ऊष्मा होती है ना, ऊष्मा ऊर्जा एक ही चीज़ है। तो जब ये 0 अक्षांश है, भूमध्य रेखा है, वहाँ ये जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है पोल्स की तरफ, है ना। तो पोल्स की तरफ मतलब कि 60 डिग्री अक्षांश पे, 66 डिग्री अक्षांश पे, 80 डिग्री अक्षांश पे ट्रांसफ़र होती जाती है ना। गर्म हवा चलती है ना, गर्म हवा, ठंडी हवा, तो ये क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देती है एक जगह से दूसरी जगह। ऊष्मा का ट्रांसफ़र भी इसकी वजह से होता है और यही कहलाता है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, मतलब वायुदाब परिसंचरण, है ना। वायुमंडल का परिसंचरण होता है, वायुमंडल में परिसंचरण होता है, ये भी एक टॉपिक है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन यही कहलाता है। तो अब इसमें नेक्स्ट कि अलग अलग डायरेक्शन में हवा चलती है। हवा कभी भी एक जैसी नहीं चलती, अलग अलग डायरेक्शन में चलती है। अब इमेजिन कर लो कि हमारी जो अर्थ है रोटेट करती है, घूम रही होती है, हम खड़े हैं लेकिन अर्थ रोटेट कर रही है, लेकिन हमको ये फील नहीं हो रही है क्योंकि रोटेशन बहुत स्लो हो रहा है और हमारी अर्थ भी बहुत बड़ी है, इसलिए हमको ये फील नहीं, हमारे अकॉर्डिंग बहुत बड़ी है, तो इसलिए हमको ये फील नहीं होता है। लेकिन इमेजिन कर लो कि अगर अर्थ रुकी हुई होती, स्टेशनरी होती, ये घूम रही नहीं होती, ये रोटेट नहीं कर रही होती, तो ये रुकी होती और ये धरातल बिल्कुल समतल होता। मतलब अभी जो हमारे धरातल है उसमें पर्वत, पहाड़, मैदान, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना। पर्वत आते हैं, पठार आते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत सारी आती, खाइयाँ हैं, मैदान है, ये सब है। अगर ये कुछ भी नहीं होता, बस सिर्फ एक प्लेन होता, है ना, मैदानी होता बिल्कुल, तो क्या होता है, ये पवनें किस तरीके से चलती, ये समदाब रेखा जो मैंने बताया था, समदाब रेखा क्या होती है, समदाब रेखा होती है जो 2 समान दाब के क्षेत्रों को शो करती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है। तो अगर हमारी पृथ्वी स्टेशनरी होती, बिल्कुल रुकी हुई होती और धरातल बिल्कुल समतल होता, तो जो वायुदाब है, ये जो पवनें हैं, वो वायुदाब रेखा का अनुसरण करते हुए एक समकोण में चलती हुई, मतलब समकोण के आकृति से बनाती हुई ये चलती, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलती, मतलब कि है ना, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर एक ही मतलब
कुछ भी धरातल पे कुछ भी वेरिएशंस नहीं है, मतलब कुछ भी और दूसरी आकृति नहीं है, सिर्फ प्लेन है, तो ये इस डायरेक्शन में हवा चलती। समकोण मतलब होता है ना, ये होता है, तो इस डायरेक्शन में चलती। मगर ऐसा क्या है कि हमारी अर्थ तो रोटेट कर रही है, अर्थ बिल्कुल रुकी हुई नहीं है, रोटेट कर रही है, 24 घंटे में एक बार रोटेशन उसका हो जाता है। और धरातल पे बहुत सारे विषमताएं हैं, है ना, मतलब पर्वत है, पहाड़ है, बहुत सारे बल लगते हैं, समुद्र हैं, खाइयाँ हैं, तो इनके कारण क्या होता है, जो हवा होती है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर ली। मतलब जैसे हवा इधर आ रही है और यहाँ पर पर्वत आ गया, तो इसने डायरेक्शन चेंज कर ली, है ना, या फिर यहाँ से इसने डायरेक्शन चेंज कर ली। तो बहुत सारे बल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसके कारण क्या होता है, डायरेक्शन ये चेंज कर लेती हैं। तो वही मैं बताने वाले हूँ आपको कि पवनों की दिशा प्रभावित करने के लिए कौन कौन से बल होते हैं जो पवनों की दिशा को प्रभावित करते हैं। तो इसमें आता है, सबसे पहले आता है दाब प्रवणता बल। तो दाब प्रवणता बल क्या होता है, इसका सबसे पहले आता है बहुत सारे बल हैं इसमें। दाब प्रवणता बल होता है, इसको प्रभावित करने के लिए बहुत सारे बल हैं। पहला दाब प्रवणता बल कॉरियोलिसिस बल होता है ना। भूघर्षण जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन बोलते हैं, भूघर्षण होता है। और अभिकेंद्री बल होता है ना। तो जो दाब प्रवणता बल होता है, दाब प्रवणता बल क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि समदाब रेखा होती है। समदाब रेखा का मतलब होता है कि दो जगह है जहाँ पर वायु दाब एक ही जैसा है। मतलब एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था कि 900 मिलीबार यहाँ पर है और 900 मिलीबार यहाँ पर है, तो ये समदाब हो गई। समदाब मतलब एक जैसा दाब हो गया, है ना, दोनों जगह पर एक ही जैसा दाब हो गया। तो इनको मिलाने के लिए, इनको शो करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन आती है, उस लाइन का नाम होता है आइसो बार, हम जिसको बोलते हैं, या समदाब रेखा इसको बोलते हैं। तो ऐसा ये अक्षांश, मतलब हमारे जो अक्षांश होते हैं, लैटिट्यूड जो होते हैं, अक्षांश होते हैं ना, तो भूमध्य रेखा पर एक जैसा ही तापमान होता है। जहाँ पे तापमान एक जैसा है तो वहाँ वायु दाब भी एक ही जैसा होता है। तो ये क्या करती है, अक्षांश को डिनोट करती है, मतलब अक्षांश के पैरेलल ये चलती है। तो जैसे जैसे ये अक्षांश ऐसा है ना, बिल्कुल पैरेलल है, तो वायु दाब रेखा भी पैरेलल ही चलती है। तो जब ये पास होती है, मान लो दो वायु दाब रेखा पास पास है, बहुत पास है, इसका मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जो वायु बहुत तेजी से चल रही है, हवा बहुत तेजी से चल रही है एक जगह से दूसरी जगह। और अगर ये बहुत दूर है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो हवा है वो धीरे धीरे चल रही है। अगर दो समदाब रेखाएं बहुत पास आ जा रही हैं, इसका मतलब है कि मतलब कि हवा जो है बहुत तेजी से चल रही है। मगर अभी जो ये दूर चली जाती है, दो समदाब रेखा, है ना, आइसोबार लाइंस दो बहुत दूर दूर चलती हैं, तो बहुत दूर दूर रहती हैं, बहुत दूर दूर शो कर रही हैं अगर हमारे मैप पे, तो उसका मतलब होता है कि जो हवा है बहुत धीरे धीरे चल रही है। तो ये हवा का तेज चलना और ये धीरे चलना, ये होता है दाब प्रवणता, इसी को बोलते हैं दाब प्रवणता। अगर वायु दाब रेखाएं पास है और मतलब इसका कि हवा बहुत तेज चल रही है उस जगह पर, हाँ, तो वो हो गया दाब प्रवणता, मतलब कि दाब प्रवणता बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। और जब समदाब रेखाएं बहुत दूर दूर हैं, है ना, मान लो ये यहाँ पर दूर है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक हवा बहुत धीरे धीरे चल रही है, बहुत स्लो स्लो चल रही है, मतलब यहाँ का जो दाब प्रवणता बल है वो कैसा है, कम है ना। तो ये होता है दाब प्रवणता, इसको बोलते हैं। इसके कारण क्या होता है, हवा में का डायरेक्शन चेंज हो जाता है ना, धीरे चल रही है तो इधर साइड चली गई, इधर साइड चली गई, है ना, या तेज जा रही है तो भी कुछ डायरेक्शन होगा। तो जो हवा चल रही है वो दाब प्रवणता बल के कारण भी चल रही है ना। अगर वायु दाब रेखाएं बहुत पास है, समदाब रेखाएं बहुत पास है, आइसोबार लाइंस बहुत पास पास हैं, तो दाब प्रवण मतलब बहुत तेजी से चल रही है हवा, और दाब प्रवणता बल बहुत ज़्यादा है। तो दाब प्रवणता बल इस तरीके से बताता है कि पवनें क्या होती हैं, पवनें अपनी दिशा बदल रही हैं। अब दूसरा होता है कॉरियोलिसिस इफेक्ट जिसे बोलते हैं, या कॉरियोलिसिस, इसको इंग्लिश में भी कॉरियोलिसिस इफेक्ट बोलते हैं और हिंदी में भी इसको कॉरियोलिसिस बल कहते हैं। तो
क्या होता है कि हमारी जो हवा है वो इसके कारण अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। मतलब इसको ऐसे समझो, कोरियोलिसिस बल क्या होता है कि जब हमारी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है, हमको पता है कि अर्थ रोटेट कर रही है, और उसके कारण क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर एक अर्थ बना रही हूँ, हाँ, यहाँ पर ये भूमध्य रेखा है, हाँ, यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हवा बहुत कम होती है, रोटेशन हो रहा है, और रोटेशन होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर हवा बहुत हवा रहती नहीं, मतलब यहाँ पर क्षैतिज हवा नहीं चलती, यहाँ पर क्या चलती, संवहनी धाराएं चलती, भूमध्य रेखा पर संवहनी धाराएं चलती, कन्वेक्शन करंट चलती है। ये मैंने आपको बार बार बताया हर वीडियो में, इसके पहले 4-5 वीडियो में मैं ये बता रही हूँ जब से ही, कि भूमध्य रेखा पर कन्वेक्शन करंट चलती है, क्योंकि यहाँ पर क्षैतिज हवा बिल्कुल नहीं चलती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हवा चल ही नहीं रही है, और कोरियोलिसिस का मतलब होता है कि हवा का उत्तर या दक्षिण दिशा में मुड़ जाना, घूर्णन के कारण जो रोटेशन हो रहा है उसके कारण, पृथ्वी का जो रोटेशन हो रहा है उसके कारण एक मतलब उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में जो हवा है उसका मुड़ जाना। इसको ऐसे समझो कि आप, मैंने एक अर्थ बनाया है ना, और अर्थ पर ये एक भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है, और ये भूमध्य रेखा होती है वो डिवाइड करती है हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसका उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध होता है, दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध इसका कहलाता है। तो कोरियोलिसिस इफेक्ट क्या होता है कि जब पृथ्वी घूर्णन कर रही होती है तो उसके कारण हमारी हवा इधर उधर चली जाती है ना, तो कुछ डायरेक्शन में चली जाती है, उत्तर में चली जाती है, दक्षिण में चली जाती है, पूर्व में चली जाती है, पश्चिम में चली जाती है भूघूर्णन के कारण, तो वो कोरियोलिसिस इफेक्ट होता है। तो क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में ये अपने दाईं ओर चलने लगती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर चलने लगती है। उत्तरी गोलार्ध में ये दाईं ओर, मतलब ऊपर, ये जो उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थ वाला जो पार्ट है, वहां पर ये राइट हैंड साइड चलने लगती है, और दक्षिणी गोलार्ध मतलब ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर ये लेफ्ट साइड मुड़ जाती है ना। तो ये होता है कोरियोलिसिस इफेक्ट होता है, और कोरियोलिसिस इफेक्ट पड़ता है भूघूर्णन के कारण, पृथ्वी जो रोटेशन हो रही है उसके कारण कोरियोलिसिस इफेक्ट आता है। अभी क्या होता है, ये अक्षांश, जैसे जैसे अक्षांश बदलते हैं वैसे वैसे कोरियोलिसिस इफेक्ट भी बदलता जाता है। भूमध्य रेखा पर कन्वेक्शन करंट चलती है, भूमध्य रेखा पर हॉरिजॉन्टली या क्षैतिज पवनें चलती ही नहीं है, तो यहाँ पर जो कोरियोलिसिस इफेक्ट होता है वो बिल्कुल जीरो होता है। यहाँ पर हवा ही नहीं चल रही है तो वो डायरेक्शन किस तरीके कहाँ से लेगी, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर जीरो होता है, मतलब हवा चल ही नहीं रही है तो वो कहीं दूसरी जगह पे मुड़ेगी ही नहीं। फिर ये जैसे जैसे, और ये सबसे ज़्यादा इसका कोरियोलिसिस इफेक्ट का जो होता है वो 90 डिग्री अक्षांश पर होता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो मुड़ती है, सबसे ज़्यादा मुड़ाव अगर किस हवा में आता है तो वो पोल्स पे आता है, और इसको मेजरमेंट करने का लिए कोई भी यूनिट नहीं है, इसको हम एक इमेजिन करके मेजर कर सकते हैं। मान लो कि अगर भूमध्य रेखा पर 0% मूवमेंट हो रहा है हवा में और पोल्स पे 100% मूवमेंट हो रहा है हवा में, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि बीच वाले जो भाग है वहाँ पर कम मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ कि यहाँ पे जो 30 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहाँ से लगना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर ये लगभग 40 या 50 डिग्री 40 या 50% ये मूवमेंट कर लेती हैं हवा, है ना। इस साइड ये मूवमेंट हो जाता है, और ये 70 से 80 डिग्री अक्षांश पे ये 70 से 80 डिग्री % ये मूवमेंट हो जाता है। तो जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं ये कोरियोलिसिस बल का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाने लगता है ना, और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा पर आते हैं तो इनका प्रभाव कम होता है। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिसिस इफेक्ट बहुत कम होता है। जो कोरियोलिसिस प्रभाव होता है उसी को फेरेल्स लॉ भी बोलते हैं। फेरेल का जो नियम है ना वो भी यही है। कोरियोलिसिस प्रभाव क्या है कि भूघूर्णन के कारण पृथ्वी पर हवाएं अपनी दिशा बदल लेती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये अपनी दाईं ओर चलने लगती हैं और दक्षिण गोलार्ध में अपने ये बाईं ओर चलती है। उत्तरी गोलार्ध ये हो गया भूमध्य रेखा के ऊपर का भाग होता है, उत्तरी गोलार्ध होता है, भूमध्य रेखा के नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में राइट हैंड साइड मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में ये लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाती है। तो ये हो गया, इसी को कोरियोलिसिस इफेक्ट बोलते हैं, इसी को फेरेल का नियम भी इसी को बोलते हैं। अब एक और है ये कोरियोलिसिस प्रभाव अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है 3 नंबर के आंसर में या क्वेश्चन में, या फिर ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में अक्सर ये पूछ लिया जाता है। अब एक और चीज़ होती है, एक इसी से रिलेटेड मिलता जुलता एक और फोर्स होता है
बाइलिवेलेट फोर्स इसको बोलते हैं, है ना। बाइसवेलेट फोर्स इसको बोलते हैं या बाइसवेलेट बल इसको बोलते हैं। तो ये भी इसी तरीके का है। ये मतलब है ना, इसमें क्या होता है कि अगर अज्यूम कर लो, मान लो कि मैं उत्तरी गोलार्ध में खड़ी हूँ और मेरे पीठ के पीछे बहुत तेज हवा चल रही है ना। मतलब मैं उत्तरी गोलार्ध में ही हूँ अभी फिलहाल में, मतलब जो हमारा इंडिया है वो उत्तरी गोलार्ध में है। तो अगर मैं उत्तरी गोलार्ध में खड़ी हूँ और मेरे पीठ के पीछे बहुत तेज हवा चल रही है ना, तो जो अधिक वायु दाब है, ज़्यादा वायु दाब है, मेरे राइट हैंड साइड, मतलब मेरे इस साइड होगा, मेरे दाएं साइड होगा, और इस साइड होगा, दायां ये है ना मेरा। और जो कम वायुदाब क्षेत्र है वो उसके अपोजिट होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो ये होता है वाइसवेलेट होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में इसका रिवर्स हो जाता है बिल्कुल। मतलब वाइसवेलेट का क्या होता है कि अगर मैं उत्तरी गोलार्ध में खड़ी हूँ और मेरे पीठ के पीछे बहुत तेज हवा चल रही है, तो मेरे दाईं तरफ उच्च वायुदाब क्षेत्र होगा और बाईं तरफ कम वायुदाब क्षेत्र होगा। मतलब मेरे राइट साइड पे हाई प्रेशर होगा और लेफ्ट साइड पे लो प्रेशर होगा। तो ये हो गया वाइसवेलेट नियम हो गया। और वाइसवेलेट जो नियम होता है, वाइसवेलेट जो फोर्स होता है और कोरियोलिस इफेक्ट, ये दोनों अलग अलग हैं, है ना। लेकिन दोनों को एक दूसरे को समझाने के लिए यहाँ इनको अक्सर साथ में समझाया जाता है, लेकिन है दोनों अलग अलग चीज़, मैंने आपको बता दिया। अब भूघर्षण क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल क्या होता है। ये ऐसा बल होता है जो किसी भी चीज़ को चलने से रोकता है ना। जैसे मैं चल रही हूँ और चला भी इसी की वजह से जाता है, घर्षण के वजह से ही चला जाता है, मगर ये क्या करता है, चलने से रोकता है। मतलब कि अगर घर्षण नहीं होगा तो मैं चल नहीं पाऊंगी, मैं फिसल जाऊंगी, है ना। तो ये होता है घर्षण बल होता है जो किसी भी चीज़ को चलने से रोकता है। अब धरातल पर क्या है, अलग अलग मतलब जैसे जो हमारी धरातल है तो वहाँ पर कहीं पर बर्फ है, कहीं पर रेत है, कहीं पर पानी है। तो इसकी वजह से ये क्या है, हवा जो चलती है वो इनके ऊपर से जा रही है। मतलब जैसे यहाँ पर समुद्र है और हवा चल रही है, इसके ऊपर से चल रही है, और समुद्र के बीच का मतलब इसके ऊपर से जब हवा चल रही है तो इनके बीच में घर्षण हो रहा है, टकराव हो रहा है, एक दूसरे से घर्षण कर रही है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, घर्षण की वजह से इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और पृथ्वी मतलब जो ये धरातल है, स्थल भाग है, वहाँ पर घर्षण बहुत ज़्यादा होता है ना, क्योंकि वहाँ जो स्थल भाग है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रगड़ खाती है। रगड़ खाना मतलब घर्षण होता है, बहुत ज़्यादा घर्षण होता है। तो उसकी वो डायरेक्शन चेंज करती है। जो घर्षण समुद्र पर ये घर्षण कम होता है, तो समुद्र पर ये डायरेक्शन कम चेंज कर पाती है, अपना दिशा कम चेंज कर पाती है। तो इस ये जो फ्रैक्शन फोर्स हो गया, उसकी वजह से भी घर्षण होता, मतलब उसकी वजह से भी डायरेक्शन चेंज होता है। और अभिकेंद्री बल और भूघूर्णन को लगभग साथ ही बताया जाता है ना, कि भूघूर्णन के कारण क्या, अभिकेंद्री बल के कारण क्या होता है कि डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो अभिकेंद्री बल सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पर लगता है, और सबसे कम ये लगता है ध्रुवों पे लगता है। तो अभिकेंद्री बल भी हो गया। तो ये मैंने आपको बताया कि पवनों की दिशा किस तरीके से बदल सकती है। तो ये बताया सबसे पहले मैंने इस वाले वीडियो में आपको बताया कि पवन क्या होती है। पवन का मतलब होता है कि जब धरातल पर वायु दाब की क्षैतिज विषमताओं के कारण जब हवा चलती है, एक जगह से दूसरी जगह जब हवा चलती है, क्षैतिज विषमताएं मतलब कि एक जगह तो बहुत ज़्यादा वायु दाब क्षेत्र है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और दूसरी जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, बहुत कम है। तो जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से उस डायरेक्शन में जाएगी हवा जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है। तो ये क्या कहलाता है, ये बाइंड होता है ना, हवा होती है, ये पवन होता है, पवन का चलना होता है, ये होता है। और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन किस तरीके का होता है ना, दो तरीके से हवा चलती है, हॉरिजॉन्टली चलती है, वर्टिकली हवा चलती है। हाँ, ये मैंने बताया है कि और ये जो चलना है हवा का, वर्टिकली चलती है उसको कन्वेक्शन करंट बोलते हैं, धाराएं बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टली चलती है उसको पवन बोलते हैं, है ना। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको प्रभावित करती है, जिसकी दिशा को प्रभावित करती हैं। ये सारी दिशाओं में हवा चलती है, और इनको प्रभावित करने के लिए सबसे पहले दाब प्रवणता बल उत्तरदायी होता है, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट होता है। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जब आइसोबार लाइंस पास होती हैं तो तब हवा बहुत ज़्यादा तेज चलती है, और जब ये दूर होती है तो हवा बहुत धीरे धीरे चलती है। यही प्रेशर ग्रेडियंट है। इसकी वजह से डायरेक्शन चेंज होता है, कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से डायरेक्शन चेंज होता है।
और फ्रैक्शनल फोर्स की वजह से और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से डायरेक्शन चेंज होता है। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।